क्या आप हमेशा सोचते हैं कि आपको आर्थिक स्वतंत्रता कैसे मिल सकती है? How can you get your financial freedom when you don't have to work for money, but there is enough money coming every month to meet your monthly expenses? How can one achieve a step by step approach to financial freedom? Can it be made simplified? क्या ये आसानी से समझा जा सकता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे करें? एक एक स्टेप, चाहे वो आपके लोन्स हो, चाहे वो आपकी रिटायरमेंट का हो, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन हो। तो आप अगर ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो ये एपिसोड, स्पेशल एपिसोड आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है तारेश भाटिया और मैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम स्पेशलिस्ट हूँ, जिससे कि मैं अपने हर क्लाइंट को आर्थिक स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम के अलग अलग तरीके बता के पिछले 20 साल से मैं उनको अलग अलग स्टेजेस पे फाइनेंशियल फ्रीडम के पहुंचा चुका हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रो, ये मुझे वो दुनिया की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन इन पर्सनल फाइनेंस है जो मुझे वो फ्रीडम देती है कि मैं समझ सकूं कि पर्सनल फाइनेंस में बेस्ट चीज़ क्या है, कैसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज किया जाए, कैसे आने वाले टाइम में अगर मैं किसी को रिकमेंडेशन दे रहा हूँ तो म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आने वाले टाइम में कैसे बेहतर काम करेंगे। और मेरी फर्म रजिस्टर्ड है एडवांटेज फाइनेंशियल प्लानर्स एलएलपी सेबी के साथ, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिससे कि मुझे और मेरी फर्म को ये फ्रीडम मिलती है कि मैं ट्रांसपेरेंटली काम कर सकूं अपने क्लाइंट्स के फ़ायदे के लिए, फिड्यूशरी जिसको बोलते हैं। और जो पूरे प्रोसेसेस हैं सेबी के, गाइडलाइंस हैं, उसको फॉलो करते हुए मेरी फर्म हर क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकती है एक फाइनेंशियल प्लान के बेसिस पे, रिस्क एपिटाइट के बेसिस पे, और जो हर क्लाइंट का पर्सनल फाइनेंस इंडिकेट करता है कि इस तरीके से करना चाहिए। जैसे कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और आपकी नब्ज देखता है, कुछ टेस्ट करने को बोलता है और आने के लिए बोलता है, और अलग अलग टाइम पे आपकी पर्सनलाइज मेडिसिन लिख के देता है और बोलता है 3 महीने बाद, 6 महीने के बाद आइए और दोबारा से इसको रिव्यू करेंगे। और कोई मेडिसिन मैंने लिखी है, अगर उसका कोई रिएक्शन होने वाला है, आपको सूट नहीं करेगी, तो 1 महीने के बाद दोबारा आइए या 10 दिन के बाद दोबारा आइए। इसी तरह से यहाँ पर भी हम अपने क्लाइंट्स को ये नहीं कहते कि ये फाइनेंशियल प्लान है, हमेशा के लिए ले जाइए, नहीं। और मैं इस एपिसोड में मैं आपको वो डीपली एक्सप्लेन करूँगा, एक एक आस्पेक्ट को बताऊँगा कि कैसे ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जब आप अपने पर्सनल फाइनेंस को देख रहे हैं, आप अलग अलग अपने गोल्स को देख रहे हैं और चाहते हैं कि ये आसानी से कोई आपको समझाए। तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हमारे चैनल पे जाइए तारेश भाटिया ऑन यूट्यूब, उसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन को, आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह के अच्छे वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन में आते रहें और आप इनको अच्छी तरह से एंजॉय करें, इन्फॉर्मेशन मिले जो कि आपके काम की हो और आगे भी आपको फ़ायदा होता रहे। लेकिन मेरा एक डिस्क्लेमर है, जो भी मैं यहाँ बात कहने वाला हूँ वो सिर्फ एक एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ के लिए है। इसके बाद हर स्टेप पे आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से ज़रूर बात करें, टैक्स कंसल्टेंट से बात करें, सीए से बात करें, और फिर अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह लेके अपने इन्वेस्टमेंट्स को करें। बिकॉज जो भी मैं एग्जाम्पल्स आपको आज देने वाला हूँ इस एपिसोड में, वो सिर्फ एक नाम मात्र के एग्जाम्पल के लिए लिए जा रहे हैं। इसका कोई भी और मीनिंग नहीं है, कोई फंड ऊपर गया, नीचे गया, या इन फंड्स में करें या ना करें, ऐसा कोई मेरा मीनिंग नहीं है। और डिटेल से आप इस नीचे दिए गए ट्रैकर से पढ़ सकते हैं। ये सभी टर्म्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ताकि आप इसको ये नहीं समझें कि तारेश आज जो बताएगा वही करना। नहीं, ये एक शुरुआत है आपके फाइनेंशियल प्लान को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि आप समझ सकें कि फाइनेंशियल प्लानर से इंटरेक्शन क्यों ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह से लेके आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए इसको शुरू करें। और आज इस महीने अगस्त 2022 में, अगस्त 15, जो आज की तारीख है 15 अगस्त 2022, जिसको कि हम आज़ादी का महोत्सव मनाते हैं, उसको हम मनाते हुए मैं आगे आपको लेके चलता हूं कि आज़ादी का असली अमृत महोत्सव जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम दे सके, उसको कैसे आप समझ के, अपने लिए पर्सनलाइज समझ के, मेरे आइडियाज़ को समझते हुए आगे बढ़ाएं। और इसको करने के लिए मैं आपसे चाहता हूं कुछ अटेंशन, ताकि आप आखिर तक जुड़े रहें, बिकॉज आखिर में मैं आपको कुछ वैलिड टिप्स दूंगा और वो आपके डेफिनेटली काम आएंगे। तो इस वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब
एंड डू प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि इस तरह के वीडियो आप कभी मिस ना करें। और सब्सक्रिप्शन से ऑब्वियसली हमें भी हेल्प मिलती है, हमें भी प्रोत्साहन, मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि ये आपको क्या मैं आइडियाज़ देने वाला हूँ। सो नंबर 1 है सबसे पहले, ये वॉर जो है इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ये स्टार्ट हुई थी 1857 में, और आपको ये पूरी हिस्ट्री याद होगी। और मैं आज इन सब स्वतंत्रता सेनानियों को एक सल्यूट देता हूँ, बिकॉज इनकी वजह से हमें आज़ादी मिली और हमारा देश भारत, हम ये सोच सकें और आज हम इस फ्रीडम से बात कर सकें, इस जज्बे से आगे 25 साल को देख सकें। तो इनको सल्यूट है। और इनको सल्यूट करते ही मैं कहूँगा कि अगस्त क्रांति यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट। और जैसे ही ये क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी शुरू, ऐसे ही आज आपको सोचना है कि आप अपनी वो सब बेड़ियों को तोड़ेंगे और आगे चलेंगे। जो चीज़ें आपको जकड़ रही हैं, जो चीज़ें आपको समझने में मजबूर कर रही हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, उससे आप इससे प्रेरित होकर आगे बढ़िए और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। और ये बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मेरा फुल सल्यूट है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को, जो हमारी इस फ्रीडम को, हमारी कंट्री की बाउंड्रीज को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ताकि हम चैन की नींद सो सकें। और उन आर्मी, उन नेवी और उन एयरफोर्स को मेरा पूरा सल्यूट है। और मैं गया था अभी कुछ दिन पहले द्रास में, जो कि कारगिल मेमोरियल है, और मेरे होश उड़ गए जब मैंने वो देखा कि 550 से ज़्यादा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों ने अपनी जान तक दे दी हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और 500 और सिविलियंस जो कि नाम के साथ वहाँ पर उनका है। आप ज़रूर जाइएगा द्रास में, कारगिल मेमोरियल। और वो मेरे को वो जज्बा दिया है कि फाइनेंशियल फ्रीडम और हमारी कंट्री की फ्रीडम को आगे ले जाने के लिए एक बड़ा जुलूस, एक बड़ा आइडिया लेके चले। तो आइए इसको और डिटेल में समझते हैं। जो आपने अभी कुछ महीने पहले देखा होगा, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त 2022 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस श्रीलंका में आया, वो थी शुरुआत फाइनेंशियल डिपेंडेंस से। उनका ऑयल, उनकी प्रोडक्शन, हर चीज़ उनकी बाहर की कंट्री से थी। और उनके जो हेड्स थे, जो डिसीजन ले पा रहे थे, वो ये चीज़ में सही नहीं जा पाए, इसलिए ये क्राइसिस बढ़ता गया। और आपने देखा कि अगस्त, जुलाई में 2022 में क्या हालत हुई वहाँ। और अगर इसी को आप समझते हैं तो ट्रू फ्रीडम कैन नॉट बी अचीव विदाउट ऑब्टेनिंग द करेक्ट नॉलेज, इंफॉर्मेशन, द राइट इंफॉर्मेशन एंड द स्किल्स अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम। सो देयर इज नो फ्रीडम विदाउट फाइनेंशियल फ्रीडम। और आज आपको अपने लिए ये बात को पूरी तरह से तय करके आगे समझना है, बिकॉज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है ना, वो अपनी लाइफ के वो सपनों को पूरा करने की आपको वो ताकत देती है कि जो आपने अलग अलग कोचेस से, मेंटर से, गाइड से सुना होगा कि ड्रीम्स बनाए और उनको फुलफिल करने के लिए लिखें और बड़े सपने बनाए। अगर आप 10 करोड़ सोच रहे हैं, 100 करोड़ सोच रहे हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसे ही पूरी नहीं होती हैं, बिकॉज आपको सोचना है कि मैं चिंता करने कब बंद करूंगा और मैं खुशी से अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को कैसे कर पाऊंगा। अक्सर लोग, इसके जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि लोग सोचते हैं कि हम जो हमारे घर के खर्चे होंगे उसमें से हम सेविंग्स को माइनस कर दें और एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो ये सही तरीका है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, बिकॉज अगर आप उल्टा करें, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग, तो जो बच जाएगा वो गलत तरीका है। तो वो जो बच जाएगा वो कभी बचेगा नहीं, बिकॉज आपने उसको आखिरी कंपोनेंट में डाल दिया, यानी कि सेविंग को इधर ले गए हैं, एक्सपेंसेस को इधर ले गए हैं। तो इसको कैलकुलेट करें, अपना एक छोटा सा बनाए कि मेरी टोटल इनकम कहाँ से आती है, मैं उसमें से कितना % सेव कर सकता हूँ। वो एक फाइनेंशियल प्लानर के साथ कंसल्ट करके आपको अच्छा बनेगा। और फिर एक्सपेंसेस मेरे क्या हैं, मैं उनको कंट्रोल करते हुए, जैसे कि एक प्लेन में बैठते हैं आप, और अगर इमरजेंसी हो जाती है तो एयर होस्टेस आपको बताती है कि अपना मास्क सबसे पहले लगाएं, दूसरों को असिस्ट करने से पहले। यानी कि अपने बारे में आज आप ज़रूर सोचें कि मेरे को अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या करना है, मेरे को क्या स्टेप्स उठाने हैं, और इसको देखते हुए आप आगे बढ़ें। और एक चीज़ जो रिटायरमेंट प्लानिंग सबसे ज़्यादा मेरे को नज़र आई मेरे क्लाइंट्स के साथ, कि उनको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में
कोई भी सोचने के लिए इतना नहीं बोलता है कि आज से शुरू करें, और वो बोलते हैं मैं कर लूँगा, अभी तो मेरी शुरुआत है। और आपकी क्या प्रायोरिटी है, इसको सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप इसको प्रायोरिटी से नहीं देख रहे हैं तो आपके सामने ये एक बड़ी मुश्किल बन जाती है, और आप सोचते हैं कि मैं इसमें और आगे क्या करूं। लेकिन आगे जाने से पहले ये प्रायोरिटी में देखिए कि 38% ही सिर्फ सोचते हैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कि मैं क्या कर पाऊंगा, और 41% फील वन शुड स्टार्ट प्लानिंग वेयर अदर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और सिर्फ 18% अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं। यानी कि सिर्फ 18% प्रायोरिटी दे रहे हैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो दोबारा से अपनी प्रायोरिटीज़ को चेक करें, बिकॉज इंडिया में देखा गया कि 4 out of 5 पीपल above 50 feel that they should have started their retirement planning much earlier। और ये फैक्ट है, 5 में से 4 लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा पहले कर लेना चाहिए था। अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं और अभी भी आप 50 से प्लस हो चुके हैं तो दोबारा से इसको सोच के अपनी प्लानिंग को शुरू करें। अब मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाऊंगा जो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, आप इसमें प्लस माइनस एक जीरो ऐड प्लस कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर के खर्चे हैं 50,000 और एनुअल हो गए 6 लाख रुपए सब मिला के। इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो कि इंडिया में अभी भी 6.5% और 5.5% के बीच में चल रही है, कभी 7 जा रही है, कभी 5.5 पे कोशिश की जा रही है, ले लेते हैं 6%। और आपकी मान लीजिए एज 40 है आज, और आप एज 55 पे सोचते हैं कि मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। अगर ये आइडिया को आगे लेके चलें तो एक सिंपल कैलकुलेशन फाइनेंशियल प्लानर आपको बताएगा। जो नीचे के ये 2 नंबर्स हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, 14 लाख और 1,19,000, यानी कि आपके घर के खर्चे 6 लाख से बढ़ के 14 लाख रुपए हो जाएंगे। 50,000 महीने का खर्चा आपका हो जाएगा 1,19,000। तो अगर ये आपकी कैलकुलेशंस हैं तो आपके 6 लाख के खर्चे 14 लाख हो जाएंगे साल के, और 1,19,000 हो जाएगा जो आपका ऊपर 50,000 रुपये महीने का खर्चा था आज से 15 साल के बाद। तो अगर इसी कैलकुलेशन को आगे लेके चलें, हम ये देखते हैं कि अगर मैं ये इलस्ट्रेशन पर्पस से ले रहा हूँ कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में 45, 55, 65 से बढ़ के पिछले 40-50 सालों में आज 70 की एज 2019-20 के डाटा के मुताबिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में 70 पहुंच चुकी है। तो आप मान लीजिए अगर आज आपकी एज 40 है तो आज से 20 साल के बाद ये ज़रूर 85 तक पहुंच जाएगी, जैसे कि मेडिकल प्रोग्रेस हो रही है। सोर्सेज हैं वर्ल्ड बैंक के जिसका ये एक्सपेक्टेंसी मान लिया जाए। तो इसके मुताबिक अगर आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ही लेके चलना है और पोस्ट रिटायरमेंट इन्फ्लेशन अगर आप मानते हैं खर्चे कम हो जाएंगे, तो रिस्क जो है, रिस्क फ्री रिटर्न हम बोलते हैं, जिसमें कि आप एफडी में रखें या डेट फंड्स में रखें जो कि बिल्कुल सेफ एंड साउंड हो आफ्टर रिटायरमेंट, तो आपकी रिटायरमेंट लाइफ अगर 15 साल मान लें आगे, इस स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक आपकी एज 55 से लेके 70 एज तक, वो 15 साल अगर आपको ये मंथली एक्सपेंस और एनुअल एक्सपेंस 1,19,000 हर महीने चाहिए बढ़ता हुआ, तो इसके लिए आपको कितना अमाउंट जोड़ना होगा एट योर एज 55। अगर ये कैलकुलेशन है तो ये अमाउंट बनता है तकरीबन 2 करोड़ 2 लाख, 2 करोड़ एंड 2 lakhs। तो ये 2 करोड़ रुपीस आपको एज 55 पे चाहिए। और इसको समझने के लिए, तो इसको आपको अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से अवेयरनेस जो है, और ये कैलकुलेशंस को समझने के लिए जो अवेयरनेस है इंडिया में, वो सिर्फ 66% ऑफ दोज हैविंग अ रिटायरमेंट प्लान वर फीलिंग सेटिस्फाइड दैट आई एम अवेयर ऑफ the fact that once I stop working actively that I will have money for me, and 48% I am not aware ने कहा कि 69% of those saying no they do not have a retirement plan। यानी 10 में से सिर्फ 4 लोग ही इसको समझ पाए हैं और बाकी अभी सोच रहे हैं कि क्या करना है रिटायरमेंट के लिए। सो रूल नंबर 1, अपने आप को पैसे दें। वो बहुत आसान है ही कहना, अपने आप को पैसे दें। कहाँ से दें अगर बचते ही नहीं है तो? इफ़ यू कांट सेव देन व्हाट। बट मैंने पहले बताया कि अगर आप ये नहीं करेंगे
तो ये सीन जो है थोड़ा और स्केरी होता जाएगा। और अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, इसको नोट करना शुरू कर दीजिए बहुत ही आसान तरीके से। आपने सुना होगा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी सबने सुना हुआ कि मंथली आपके बैंक अकाउंट से इतने पैसे हर महीने जाते रहेंगे ऑटोमेटिकली, जब आप एक मैंडेट दे देते हैं कि मैंने ये एसआईपी को स्टार्ट किया है। तो ये एक स्टेप होता है आज, यानी 40 की एज से लेके आपकी एज 55 तक आप एसआईपी को स्टार्ट करते हैं, और 55 की एज से लेके आपकी एज 70 तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी तक सिस्टमेटिकली उसको विड्रॉ करेंगे। बैंक को इंस्ट्रक्शंस और आपके म्यूचुअल फंड को इंस्ट्रक्शंस कि 55 की एज से लेके 70 तक मुझे हर महीने, जो यहाँ मैंने कैलकुलेशन बताई आपको, 1,19,000 रुपये पर मंथ मेरे बैंक अकाउंट में 28 तारीख को आते रहेंगे। तो उसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो अगर ये क्लियर हो गया है कमेंट्स में लिखें एसआईपी क्लियर, एसडब्ल्यूपी क्लियर। आगे चलते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन से आप एसआईपी यानी कि इन्वेस्टमेंट मंथली करते रहें म्यूचुअल फंड्स में, और वहाँ से विड्रॉल का प्रोसेस स्टार्ट करें जब आप रिटायरमेंट की तरफ पहुँचते हैं एसडब्ल्यूपी के थ्रू। और ये एक एग्जाम्पल और डिटेल में लेके चलते हैं। एक मान लीजिए एक पर्सन है प्रशांत शर्मा, एज है 28 आज, मंथली वो स्टार्ट करते हैं 10,000 रुपीज़ पर मंथ, रिटायरमेंट एज 55, 28 से लेके 55 तक वो सेव करेंगे। एनुअल रिटर्न एक अज्यूम कर लेते हैं 12%, और इसको मैं डिटेल में अभी एक्सप्लेन करूंगा मैंने 12 क्यों लिया है। और अगर इस एग्जाम्पल से चलें तो जो अभी हमने पीछे एग्जाम्पल देखा था, उनकी एज 28 से लेके एज 55 रिटायरमेंट तक वो 12% के रेट पे 10,000 पर मंथ जोड़ते हैं, तो उनको ये अमाउंट मिलता है 2,16,23,129, तकरीबन 2,16 लाख रुपए उनको एक्सपेक्टेड अमाउंट है मिलने का। अगर इसके हिसाब से चलें तो उनको रिटायरमेंट का कॉर्पस मिला 55 की एज पे 2,16। अब उसको एक सेफ एंड साउंड लेट से डेट म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन फ्री मान के नेट रेट पे 6% पे लेके चलें, तो रिटायरमेंट कॉर्पस के हिसाब से अब वो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी कि अपना एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करेंगे, पेंशन मंथली। और मैं इसी तरह से उनको अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ कि एसडब्ल्यूपी 1,08,000 बढ़ता अमाउंट हर साल आप स्टार्ट कर सकते हैं, और आपकी एज 70 पे ये कॉर्पस 2,16,00,000 खत्म हो जाएगा। बिकॉज दैट इज़ द प्रोविजन एंड दैट इज़ द होल आइडिया कि हम इसको एक प्योर रिटायरमेंट प्लान की तरह लेके चल रहे हैं। अब मान लीजिए आप बोलते हैं कि नहीं मैं सोच के बताऊंगा, अभी तो मेरे पास आईफोन 14 आ रहा है और इस साल में तो मेरी उसकी इंस्टॉलमेंट्स जाएंगी 6 से 12 इंस्टॉलमेंट्स, तो वो मैं लेके ही अगले साल स्टार्ट करता हूँ। मैं अभी 28 का तो हूँ, जैसे मैंने इस एग्जांपल में आपको बताया कि मैं 28 का तो हूँ, लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं पहले वो SIP 10,000 की स्टार्ट करूँ, या मैं सोच रहा हूँ कि मैं आईफोन ले लूँ। अब क्या होता है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट को आपने स्टोरी सुनी होगी। ये एक बहुत ही बड़े दुनिया में घूमने वाले और दुनिया पे राज करने के लिए निकले थे अपनी आर्मी के साथ, लेकिन बैटल ऑफ वाटरलू में इनके साथ एक अजीब सी बात हुई, और ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरा कोई और मीनिंग नहीं है यहाँ पे। तो इनके साथ क्या हुआ, जब ये वहाँ पहुँच के बैटल ऑफ वाटरलू में, और आगे सामने इनके पास एक कमज़ोर राजा था जिसकी सेना कमज़ोर थी, और ये अपनी पूरी सेना से एकदम से फतेह कर सकते थे। लेकिन इतने दिनों से चलते हुए इनकी आर्मी ने बोला कि इतनी बारिश हो रही है, आज का दिन रेस्ट करते हैं, कल सुबह सुबह चूक करेंगे और उनको ख़त्म कर डालेंगे। लेकिन नेपोलियन के एक सीनियर कंसल्टेंट ने, जो कि कह सकते हैं आर्मी के थे, उन्होंने बोला नहीं, आज पूरी आर्मी थक गई है, आज रेस्ट कर ही लेते हैं। और नेपोलियन से कहा गया कि आज चढ़ाई का मत दीजिए, हम कल सुबह सुबह निकलेंगे। तो उनके कहने पे उन्होंने रेस्ट कर लिया। अब सुबह हुई तो उन्होंने बोला थोड़ा सा लेट चलते हैं, रात भर बारिश हुई है और आगे हमें काफ़ी मड ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि कीचड़ बहुत है, और इस बारिश में तेज़ी से घोड़ों को ले जाके, आर्मी को आगे ले जाके हम शायद नहीं कर पाएंगे फतेह, और मुश्किल होगी हमारी आर्मी को, तो कुछ 2 से 4 घंटे थोड़ा और आगे चलते हैं। और इसको सोचते हुए नेपोलियन ने कहा ठीक है, ये भी मान लेते हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि इतने ही घंटों में पीछे से पर्शियन आर्मी आगे आ गई, और उन्होंने इसको पीछे से अटैक किया, ये आगे बढ़े और आगे से भी अटैक हुआ, और इस डिले की वजह से इनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो डिले कैन बी वेरी कॉस्टली। आइए समझते हैं उस डिले की कहानी। वही 1 लाख का आईफोन
आपको 24 लाख का पड़ेगा। अगर आपने उसको डिले कर दिया और इसको कहीं जोड़ देते, 24,30,000 क्यों बता रहा हूँ मैं फिगर, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। मैंने इस कैलकुलेशन में ये बताया कि 28 की एज पे अगर आप अगले 27 साल के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते थे, वही एग्जाम्पल से 10,000 रुपीज़ पर मंथ के रेट पे, जो मैंने पूरा एग्जाम्पल आपको दिया, ये 28 से लेके 55 तक 10,000, लेकिन इन्होंने एक साल डिले कर दिया, तो उसकी कॉस्ट क्या आती है? उसकी कॉस्ट आती है, नीचे देखिएगा ध्यान से, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 28 से लेके 55 तक 27 324 इंस्टॉलमेंट्स 10,000 पर मंथ फिक्स्ड। उन्होंने पे आउट किया 34,40,000 और कॉर्पस जो उसमें भी मैंने बताया 12% के रेट पे 2,16,000 मिला। लेकिन अब नीचे देखिए 28 के नीचे 29 यानी 29, एक साल अगर कोई डिले कर देता है और वही 55 की एज तक चलता है, तो 29 से 26 साल के लिए वही 10,000 करते हुए 312 इंस्टॉलमेंट्स करते हुए 31,20,000 31.2 लाख पे करता है। सिर्फ वो आईफोन उसने लिया है बीच में, और वही उसका 1 लाख का जो अमाउंट आ रहा है 3240 माइनस 3120, 1,20,000 का जो उसने अपना आईफोन लिया, वो उसको वहाँ पे 2,16,000 माइनस 1,91,000, यही बहुत भारी पड़ेगा। और यही जो है उसको आगे सोचने को मजबूर करेगा कि ये मैंने क्या डिले कर दिया। और अकॉर्डिंगली जो पहले पर्सन ने शुरू की थी उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है SWP वो हो जाएगी 1,08,000 की, और जिसने डिले किया एक साल उसकी हो जाएगी 95,000। तो पर मंथ अगले 15 सालों तक उसको कम अमाउंट मिलेगा। एक इलस्ट्रेशन से मैं बता रहा हूँ कि डिले नहीं करें, कॉस्ट ऑफ डिले कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इसीलिए यहाँ से शुरू होती है। अब एक और एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से नोट कीजिएगा। जब आप सोचते हैं कि मेरे को घर लेना है और अपना एक घर एक जगह पे एक सिटी में इंडिया में ज़रूर होना चाहिए, अगर आप उसको कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन ना लेते हुए एक डिसीजन लेते हैं कि मैं वेल्थ क्रिएशन जो कर रहा हूँ, अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ, मैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, तो तारेश बताओ कि क्या तरीका हो सकता है। तो उसके लिए फ्रीडम फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूज इंटरेस्ट, जो आप इंटरेस्ट पे करने वाले हैं बैंक लोन के लिए, उससे कैसे फ्री हूँ ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 50 लाख का आप एक लोन अमाउंट ले रहे हैं, जो भी अमाउंट आपने ऊपर से पे किया डाउन पेमेंट वो अलग, और 25 ईयर्स का लोन आपने पीरियड लिया। कुछ मान लेते हैं कि 6.75 आपके अच्छे सिविल स्कोर की वजह से आपको ये मिल गया है, और इसके लिए आप आगे चलते हुए कितना अमाउंट पे करेंगे। तो टोटल लोन अमाउंट 50 लाख, 25 ईयर्स का लोन, 6.75 की EMI बनेगी 34,546, और टोटल लोन अमाउंट आप पे करेंगे 1,03,00,000। इंटरेस्ट इसमें से अगर माइनस कर दें 1,03 में से, तो 53 लाख का आपने इफेक्टिव इंटरेस्ट पे किया अक्रॉस 25 ईयर्स। ये फैक्ट है। अगर इसको हम ध्यान से समझें, और मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर इसी के साथ आप एक सिप स्टार्ट कर दें, मैं क्यों कह रहा हूँ सिप, क्योंकि अगर मैंने ये कहा था कि ये 6.75 है, अगर ये इंटरेस्ट बढ़ के, जो कि एक्चुअली होएगा अगले 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में 6.75, मान लीजिए 7.75 हो गया, 8 हो गया, तो आप EMI तो पे करेंगे ही ना। तो जब वो करेंगे तो आपकी 34, 36, 38, 40 पहुंच जाएगा। तो अगर आप इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी आज ही लेके चल रहे हैं, तो मेरी एक एग्जाम्पल से समझिएगा कि एक SIP उसी दिन स्टार्ट कर दीजिएगा 7,000 की अगले 25 साल के लिए, और वही 12% के अज्यूम रेट पे आप 21 लाख रुपए पे करेंगे, और टोटल EMI आपकी बनी जो वहाँ लोन के लिए जो टोटल आउटफ्लो था 1,03,00,000 का, आपने टोटल पे किया 21 लाख प्लस 1 लाख 1,03,00,000, 1,24,00,000 आपने टोटल अपनी जेब से पे किया। ये आपका आउटफ्लो है। अब समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। EMI प्लस सिप कह रहा हूँ मैं, वेल्थ क्रिएशन, यानी सबसे पहले 7,000 हमने पे किया, 25 ईयर्स की सिप, 12% CAGR अज्यूम्ड रिटर्न पे, और जो लोन आपने पे किया वो पे किया आपने 1,03,00,000, उसकी SIP 34,000 गई थी। 34 प्लस 7,000 आपने तकरीबन 40,000 का टोटल आउटगो रहा आपका 25 साल में। आपने टोटल पेमेंट की है 1,25,24, और आपकी फ्यूचर वैल्यू SIP की निकलती है 1,19,15,00,000। 1.19 करोड़ आपकी जो सिप हुई थी 7,000 की, वो आपको 25 साल के बाद 1,19,00,000 दी जाएगी। अब देखिए कि क्या हुआ इसके साथ कमाल, और आपने क्या किया है बताइए मुझे, कमेंट्स में बताइए कि क्या हुआ है। वो जो SIP की वो आपकी टोटल पेमेंट के पास पहुंच गई, और लगभग जो आपने इंटरेस्ट भी पे किया
उसको भी वो क्रॉस कर गई है। और जो इंटरेस्ट मैंने आपको यहाँ बताया था 53,000, वो भी आप 53 लाख वो भी आपका क्रॉस हो गया। यानी कि एक छोटा सा एडिशनल अमाउंट करने से आप अपने इंटरेस्ट को भी पे आउट कर रहे हैं। आइडिया नंबर 1। रिटायरमेंट के बाद ये आइडिया नंबर 2 है। अब एक और सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे आप वेल्थ क्रिएशन को साथ लेके चलना चाहते हैं। आपने एक अपना होम लोन लिया हुआ है और आज इस वक्त आप मेरा ये वीडियो देख के समझना चाह रहे हैं आसानी से कि वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ होम लोन को भी कैसे करें और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को भी कैसे करें। अब वही सेम एग्जांपल लेते हैं। 50 लाख का लोन, इंटरेस्ट रेट 7%, 20 साल का लोन और EMI 38,765 अभी चल रही है आपकी करंटली। अब नंबर ऑफ EMI जो आपने पे कर दी है वो है 24, यानी 2 साल के आप ऑलरेडी कर चुके हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 2 साल के बाद जो आप दे चुके हैं 47.53 लाख का रह चुका है। तो 20 साल का लोन आपने लिया है, 38 की EMI जा रही है, 2 साल आप पे कर चुके हैं। और इसको हम अगर टर्न अराउंड करना चाहें तो आप वही होम लोन को एक नया टेन्योर बनाइए, बैंक से बात करें, और वो ज़रूर करेंगे। अगर ये बैंक नहीं करेगा, बोलिए मेरे को दूसरा बैंक दे रहा है। 20 ईयर्स को आपने सिर्फ फ्लिप कर दिया 30 ईयर्स के लिए। बैलेंस 2 साल आप पे कर चुके हैं तो 28 साल रह गए, 28 ईयर्स। अब आपकी EMI, क्योंकि लोन को आपने एक्सटेंड कर दिया, वही रेट पे 32,000 की EMI बनेगी। यानी 38 से आपकी यहाँ पर 38 थी और अब बन गई है 32.305। अब आपकी सेविंग हो रही है तकरीबन 6,400। और ये आप अब SIP स्टार्ट कर देंगे, जो बैलेंस आपके पास पीरियड बचा है 18 साल के लिए। और इसी के साथ जब आप 12% की SIP स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो ऊपर आपने 93 लाख का टोटल आउटगो रहा, जो मैंने रेड में ऊपर मेंशन किया है कि वो आपका टोटल आउटफ्लो रहेगा। और 0 SIP से आपका 0 कलेक्शन हुई प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। आफ्टर दैट पीरियड 20 ईयर्स विल बी 0। यस। अब जो ग्रीन में मैंने यहाँ पे मेंशन किया 93 लाख, और जो नया मैंने आपको आइडिया दिया था उससे आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 27 लाख रह जाता है। और वेल्थ क्रिएशन जो वो 7,000 की सिप मैंने आपको बोली 6,400, एग्जैक्ट अमाउंट 6460, वही आपको एक SIP के तरीके से आपको टोटल वेल्थ क्रिएशन करके देगा 45 लाख की। ये नीचे देखेगा वेल्थ क्रिएशन 45.97। अब 45.97 लाख माइनस 27.82 जो आपने प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे किया, उसमें से अगर माइनस कर दें तो 18 लाख की आपकी नेट वेल्थ क्रिएशन हो गई आज से 20 साल के बाद इस छोटे से आइडिया से। तो ये आइडिया नंबर 3 था। आगे चलते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वही होती है जहाँ पे आप सिर्फ अपने SIPs वेल्थ क्रिएशन, अपने घर का एक्सटेंडेड घर का उसको करते हुए, ये तीनों चीज़ों को करते हुए, अगर आप मैरिड हैं, बच्चे हैं और उनका भी एजुकेशन, उनका भी फ्यूचर देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसको आसानी से समझा जाए, तो इस वीडियो को अब आगे ध्यान से सुनिएगा। मैं थोड़ा सा ईजिली एक्सप्लेन करूँगा। एक 5,000 की सिप स्टार्ट करिए अपने बच्चों के लिए 12% के रेट पे 25 साल के लिए। 85 लाख की एज्यूम्ड एक्सपेक्टेड क्रिएशन हो जाती है। एक अच्छा अमाउंट है आज की तारीख में। लंबा फाइनेंशियल प्लान किए बिना समझिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए। अब 5,000 नहीं कर सकते, 2,000 कर सकते हैं, ज़्यादा कम ये फाइनेंशियल प्लानर आपको बताएगा कि कैसे करें। आइडिया नंबर 4। अब आइडिया नंबर 5, अपनी एजुकेशन बच्चों के लिए 7,500 पर मंथ की SIP स्टार्ट करें 12% के रेट पे उनके लिए 53 लाख, यानी कुछ आधा करोड़ 18 साल के बाद। अगर आज आपका एक बेबी हुआ है 18 साल के बाद आप हायर एजुकेशन के लिए एक अमाउंट जोड़ना चाहते हैं 7,500, आपको लगता है ठीक है तो जोड़ना शुरू कर दें। और इसके लिए आपका आइडिया नंबर 5, 53 लाख आपको एज्यूम्ड रेट से 12% के रेट पे आराम से मिल जाएगा। अब ये सब 12 मैंने क्यों बोला, इसको ध्यान से समझते हैं। और ये बहुत, मैं जार्गन्स और डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको सिर्फ सिंप्लीफाइड तरीके से समझा रहा हूँ कि क्यों म्यूचुअल फंड से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने अच्छे फाइनेंशियल प्लानर और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ली है तो मैं आपको अगले 2 मिनट के अंदर अंदर बताने वाला हूँ कि ये मैंने क्यों 12% लिया है। अब मैंने एनालाइज किया पिछले जब से म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुए हैं और जिनके कम से कम वो वाले मैंने म्यूचुअल फंड्स लिए जिनके कम से कम 10 साल पूरे हो गए। अभी ये जुलाई 31, 2022 तक मैंने सिर्फ उनको कंसिडर किया, 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो मेरा बायस हो सकता है, मेरे सोचने का तरीका, लेकिन सिंप्लीफाइड तरीके से बोलें तो 10 साल, 15 साल और 20 साल,
का अगर इसको हम लेते हैं, अब मैं इस एग्जाम्पल में ले रहा हूँ 10 साल, टोटल नंबर ऑफ स्कीम्स मैंने देखी जो 79 है, हाईएस्ट रिटर्न जो मेरे को नज़र आया एज पर नंबर्स 23.61% रिटर्न आई है CAGR ऑन दिस 10 ईयर्स के बाद, 15 ईयर्स के बाद 56 स्कीम्स में 20% और 20 साल के बाद 20 स्कीम्स में 19.91। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो कम होता जा रहा है, नहीं, अब ध्यान से देखिए, ये मैंने एक एवरेज नंबर लिया था, अगर इसी को हम, ये मैंने हाईएस्ट लिया है, अब इसको एवरेज लेते हैं। एवरेज मतलब अक्रॉस द स्कीम्स, अगर यहाँ पे 79 स्कीम्स है तो एवरेज लास्ट रो में देखिए 15.23 10 साल में, 15 साल में 14 और 20 ईयर्स में 16.72 मिला है एवरेज। अब आप कहेंगे नहीं एवरेज ठीक नहीं है, सेफ नहीं लग रहा, थोड़ा और ढंग से बताइए कम से कम कितना मिला। तो सबसे कम अब मैं लोएस्ट रिटर्न दिखा रहा हूँ, 10 ईयर्स में 9.27, अगर आप 15 साल तक रहे तो 11.7 आराम से मिला है 56 स्कीम्स में, और 20 साल के बाद 20 स्कीम्स में 13.47 लोएस्ट रिटर्न रही है। अब इसी को देखिए कि 15%, ध्यान से समझिएगा, लास्ट 3 रोज में 15% प्लस रिटर्न 79 में से 32 स्कीम्स को मिली, 15 साल में 56 में से 20 स्कीम्स को 15% प्लस मिली, और 20 साल में 20 में से 17 स्कीम्स को आराम से 15% मिली। अब और देखिए 12% आप बोलेंगे कम से कम मिली, 79 में से 75, 15 साल में 56 में से 55 और 20 में से 20 स्कीम्स को आराम से 12% मिली है। और अगर आप अभी भी नहीं खुश हो रहे हैं तो 10% ले लेते हैं, 79 में से 78, 56 में से 56, 20 में से 20 को आराम से 10% मिली है। ये सिर्फ फैक्ट्स हैं, अभी भी नहीं विश्वास हो रहा, आगे चलते हैं, समझते हैं। एक स्टोरी है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पे, और ये स्टोरी के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आइए चलते हैं समझने के लिए। तो इस स्टोरी में इंद्र भगवान ऊपर से देख रहे हैं, तो ये एक मैथोलॉजिकल स्टोरी मैंने क्रिएट की है और मैं सिर्फ उसी पर्पज़ से सुना रहा हूँ, मेरा कोई और पर्पज़ नहीं है यहाँ पे इंद्र भगवान की एक स्टोरी सुनाने का, सिर्फ एक कोरिलेशन हो सके, तो उसके लिए मैं आपको ये एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, इंद्र भगवान नाराज़ हो गए। कुछ खेतों में काम करने वाले जो किसान थे, उनका काम देखते हुए बोले यहाँ पर अगले 12 साल तक बारिश नहीं होगी, तुम लोग काम नहीं कर रहे हो ढंग से। सब ने कहा अरे ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, इंद्र भगवान कुछ तो करें। 12 साल में अगर ऐसी कंडीशन आई कि मैंने देखा कि कुछ हो और बारिश मैंने बोला तो बारिश होने लग जाएगी, सब ने आपस में बात की कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो 12 साल तक बारिश नहीं होगी। लेकिन एक किसान था जो लगा रहा और अपनी पूरी की पूरी ताकत से वो अपने बीज बोता रहा। कुछ किसान वहाँ से निकले, बोले 12 साल तक बारिश नहीं होगी तो क्या अपने बीज डालता जा रहा है और सोच तेरे को समझ नहीं आ रही। बोला अगर मैंने बीज डालना बंद कर दिया तो मुझे तो ये भी नहीं याद रहेगा कि बीज कैसे डालते हैं, और बारिश जब होगी और 12 साल के बाद होगी तो मैं ये तो सब भूल जाऊँगा खेती बाड़ी करना। इसी तरह से हमारी सिप भी है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर आप SIP को डिले करते हैं या समझे बिना करते हैं या नहीं करते हैं तो ये SIP हर महीने आपका जो एक एवरेज अमाउंट है, कभी अप कभी डाउन को जोड़ते हुए ये आपको एक रिटर्न दे जाता है, जो कि इफ़ेक्टिवली मैंने एक्सप्लेन किया कि कभी अप कभी डाउन में हर महीने जोड़ते हुए ऑटोमेटिकली आपके बैंक से जा रहा है। तो आप SIP को जोड़ सकते हैं। कोई अच्छा टाइम नहीं है, कोई बुरा टाइम नहीं है, वो टाइम है जितना टाइम आप मार्केट में रहते हैं, जितना टाइम आप इन्वेस्टेड रहते हैं, वही सही स्ट्रैटेजी है। बिकॉज यही छोटा पेड़ आपको बड़ा अमाउंट देता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स दिया, इसी फार्मर की तरह आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहे, नहीं तो आप भूल ही जाएंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। रिटर्न्स के पीछे मत भागें, बिकॉज वो तो आराम से मिलेगी जैसे मैंने बोला। और कभी मार्केट डाउन जा रही है या ऊपर जा रही है, इस पे मत सोचें कि मुझे नुकसान होने वाला है या फ़ायदा अभी होने वाला है। ये आपका फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट करके हमेशा अच्छी रिटर्न्स के पीछे मत भागिए, और डिटेल में अपने फाइनेंशियल प्लानर से समझिए कि म्यूचुअल फंड्स में क्या रिस्क है, और अकॉर्डिंगली आप करते रहें। यही पर्पस था इसका, और कोई भी पर्पस इसका नहीं था। अब आ जाते हैं कि ये नेगेटिव रिटर्न्स भी होती हैं। मैंने सुना है कि कई साल तक कुछ लोग करते रहे इन्वेस्ट। तो एक सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कुछ नाम पे ध्यान मत दीजिएगा कि क्या नाम है, सिर्फ बता रहा हूँ कि 5 साल 10,000 रुपये, वही जो प्रशांत शर्मा था, अगर
2015 से स्टार्ट किया मई से 2020 तक वो हर महीने जोड़ता रहा 10,000 रुपीज़, तो हो सकता है उसको नेगेटिव रिटर्न नज़र आए अलग अलग मिड कैप, स्मॉल कैप, अलग अलग कैटेगरी ऑफ फंड्स में, लेकिन इसका कोई और पर्पज़ नहीं है। लेकिन यही बात को मैं समझा रहा हूँ और वो ध्यान से समझिएगा, या अगली स्लाइड्स में आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। उसी ने अगर यही वाला फंड, ठीक है, फंड के नाम पे मत जाइए, यही अप्रैल 20 में अगर उसने नहीं रोका होता, जबकि पैंडेमिक आया और मार्केट क्रैश हुई और लोगों ने बोला अब तो कुछ नहीं होगा दुनिया में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरे भी 100 में से एक क्लाइंट ने बोला कि नहीं मैं SIP बंद कर रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है। अब देखिए कि वही अगर कंटिन्यू रखते और मेरे अगर 99% क्लाइंट्स ने कंटिन्यू किया तो उनको क्या मिला। स्कीम्स के नाम पे मत जाइए, वही अप्रैल 20 से जुलाई 22 में जो चलता रहा उसको जो एब्सोल्यूट रिटर्न देखिए क्या मिली। ये नंबर्स बता रहा हूँ एक स्कीम को लेके, वही 10,000 उनको पॉजिटिव रिटर्न 57, 62, 49, 51 दे गई, वही सिप को कंटिन्यू कर दे। अगर आपको लगता है नहीं ये कुछ होंगे फंड जो बहुत अच्छा चल गए, नहीं, और आगे देखते हैं। अगेन फंड के नाम पे मत जाइए, सिर्फ एक एग्जाम्पल उठाया बताने के लिए कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग इन पे भी यही हुआ। जिसने मई 15 से अप्रैल 2020 तक किया, इनके भी कुछ नेगेटिव रिटर्न्स नजर, मतलब मार्केट ओवरऑल उस टाइम पे डाउन जा रही थी, जो कि लोगों को लगा सिप को बंद कर दो। और यही वाले फंड्स अगर नाम पे ही जाना है तो अगेन 66, 75, 74% मई 15 से 22 जुलाई तक जो कंटिन्यूड रहे SIP में 10,000 उनको मिले। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा ना कि दो स्कीम्स, दो अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज के नाम बताए फिर भी नहीं लग रहा। एक और ले लेते हैं, SBI का ले लेते हैं, सेम स्टोरी थी, माइनस इन 5 years और पॉजिटिव इन 7 years। तो कंटिन्यूड सिप ऑलवेज पेज ऑफ। लेसन पॉइंट नंबर 6 आपके लिए नोट कीजिएगा। अब आगे चलते हैं कि पेशेंस इज द की। अगर आप धीरे धीरे, वो आपने कहानी सुनी होगी कि एक जो अमेरिका में माइनर था, वो नीचे ज़मीन में खोता रहा लेकिन कुछ उसको मिलता नहीं था। और दूसरा एक और माइनर था जिसने बोला मैं और डीप जाऊंगा, जब तक मुझे कुछ मिलता नहीं है तब तक मैं ज़मीन के अंदर खोता रहूँगा। और उसी की पेशेंस है, उसको तो डायमंड्स बहुत पास में मिल गए थे, लेकिन वो भी क्या छोड़ गया। इसीलिए कहते हैं करेक्शन इज़ टेम्पररी, ग्रोथ इज़ परमानेंट। क्योंकि करेक्शन जो है वो सिर्फ आपको थोड़ा सा दुख देती है। आपको लगता है ये बेयर मार्केट है, वो बुल मार्केट कब आएगी, तब मेरे को बहुत अच्छा लगे। थोड़ा सा पेन उन लोगों को अगर सहन कर लिया होता उन्होंने, तो ये नेगेटिव रिटर्न्स नहीं नज़र आती। यही अप्रैल 20 में थोड़ा सा पेन अगर उन्होंने ले लिया होता, और ये लाइन कहीं लिख ली होती, इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्रोथ इज़ परमानेंट। क्यों कह रहा हूँ मैं, अभी भी नहीं विश्वास हो रहा ना, बिकॉज कुछ लोग हैं दूसरों का देखते हैं कि उसका तो बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो हो गया, मेरा तो हो नहीं रहा है, और वो उसी पे ही फोकस रहते हैं। इसीलिए वो जो फार्मर था जो नीचे खोता रहा, जल्दी चला गया, और जो थोड़ा और डिले तक चलता रहा, लेट चलता रहा, जो माइनर ज़मीन के नीचे गया, उसको तो डायमंड मिल गया। उसकी तो किस्मत चमक गई क्योंकि उसने पेशेंस रखी। इसलिए अपने काम पे ध्यान दें, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देखें, अपने फाइनेंशियल प्लानर से बात करें, कंसल्ट करें कि मेरे एपिटाइट के लिए, मेरे रिस्क एपिटाइट के लिए मुझे कितनी देर SIP करनी, कौन से गोल के लिए कितने साल तक मुझे कंटिन्यूड रहना है। उससे बात करते ही आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे कि वो पड़ोसी क्या कर रहा है, वो तो जल्दी चला गया, उसने SIP बंद कर दी, उसने एक नई स्टार्ट कर ली, क्या मार्केट का टर्न हो रहा है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। इतनी बातें मत सोचिए, बिकॉज यही कहानी बार बार मैं आपको सुना रहा हूँ कि वो जो फार्मर था, जो माइनर था, जो जल्दी चला गया, उसको कुछ नहीं मिला, और ये फार्मर जो है जो थोड़ा और पेशेंस से काम करता रहा, उसको ये सही डायमंड मिल गया। तो अपनी लेन में रहें, स्टे इन योर लेन एंड कीप योर आइज ऑन योर गोल्स। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय व्हाट अदर्स आर सेइंग और डूइंग मे बी, क्योंकि रैंकिंग इज नॉट कांस्टेंट। हर कैटेगरी में हर तरह का म्यूचुअल फंड रैंक बदलता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, अब मैं नाम नहीं बता रहा हूँ आपको। लार्ज कैप कैटेगरी में 2018 में 2019 में जो नंबर 1 फंड था कैटेगरी में, रैंकिंग थी, वो 2020 तक 112 रहा, फर्स्ट सेकंड रैंक। 2021 में वो 28वें रैंक पे चला गया, 2022 में आज वो 31वें रैंक पे है। तो टोटल अगर 33 फंड्स लार्ज कैप में थे, तो ज़रूरी नहीं है कि हर साल वही फंड चलेगा जो आपने पहले साल चलाया है। ये आपका फाइनेंशियल प्लानर और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपको बताते रहेंगे और समझते हैं। मिड कैप कैटेगरी में सेम स्टोरी, लार्ज कैप मिड कैप में और सेम स्टोरी। जो पहले दूसरे साल में आपको फंड रेकमेंड किए गए
वो ज़रूरी नहीं है कि अगले सालों में वो हमेशा चलेंगे। उसको ज़रूर, जैसे दवाई के लिए डॉक्टर बोलता है ये रिएक्शन देखता हूँ मैं आपका, उसके बाद में आपको फ़ायदा कर रहा है या नहीं, और अकॉर्डिंगली आप आइए, दोबारा से एक टेस्ट करेंगे, ब्लड का टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि आपको सूट करता है या नहीं। उसी तरीके से आपका फाइनेंशियल प्लानर भी आपको बताता है कि एक बार लिया हुआ फंड वो नहीं चलेगा, रिटर्न्स वेरी करेंगी, क्योंकि मैक्सिमम लार्ज कैप में अलग अलग सालों में, ध्यान से देखिए 2018, 19, 20, 22 में, अब ये कुछ मीनिंग नहीं है कि लार्ज कैप मिड कैप में या कौन से कैटेगरी ऑफ फंड में मैक्सिमम रिटर्न इतनी आई, मिनिमम इतनी आई, एवरेज कितनी आई, सालों में देखिए वेरिएंस है। तो वो जो फंड चल रहा है लार्ज कैप, और एग्जांपल ले लेते हैं मिड कैप, और एग्जांपल ले लेते हैं लार्ज एंड मिड कैप, चेंज होते रहते हैं, वेरिएशंस आती हैं, इसीलिए आपको वो चेंज करना है कि आपके फंड्स की क्या कैटेगरी। ये कुछ पास परफॉर्मेंस पे मत जाएगा कि लार्ज कैप मिड कैप में इस सालों में इतना हुआ तो अगले साल में भी मिलने वाला नहीं मिलने वाला, बिकॉज ये चेंज हो रहा है और आपके फाइनेंशियल प्लानर को पता है अब अगले साल, अगले 2 साल, 3 साल, 10 साल के लिए ये वाला देना है, ये वाला देना है या ये वाला देना है। उससे बात करें, उसको मालूम है ये सब। और ये गूगल करने की कोशिश मत करें, आज मैं ढूंढता हूँ, कभी भी आप गूगल सर्च नहीं करते हैं कि आज मेरी हार्ट सर्जरी है, येलो पेजेस गूगल सर्च करते हैं कौन सा बेस्ट डॉक्टर सबसे कम फीस लेगा, उसी से बात करते हैं। ये नहीं चलेगा, मत कीजिए, बिकॉज आपको मालूम है। तो एक प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, बिकॉज उसको मालूम है, आपका टेस्ट करेगा, आपके गोल्स लिखेगा, आपका फाइनेंशियल प्लान बनाएगा, रिस्क एपिटाइट क्वेश्चन आंसर करेगा, आपसे बात करेगा, और बात करके वो फील करके लेगा कि नहीं ये आप कौन सा वाला रिस्क ले सकते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं, कितने साल तक वो कौन सा गोल पास में आ रहा है। तो वो फाइनेंशियल प्लानर ही आपको हेल्प करता है। इसीलिए दोबारा कह रहा हूँ, एडवाइज़र की हेल्प से आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम आराम से ले सकते हैं। और अभी भी आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरे और कुछ वीडियोस हैं, तारेश भाटिया यूट्यूब पे जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बहुत सारे वीडियोस मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम पे भी बनाए और इजी एक्सप्लेन किए हैं कॉन्सेप्ट्स को। लेकिन ये आज़ादी का महोत्सव जो आज शुरू हुआ है, 13 अगस्त को शुरू हुआ है 2022, इसको मनाते रहिए, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, बिकॉज मैं आपके साथ हूँ। और क्वेश्चन हो, आंसर हो, नीचे नंबर दिया हुआ, बात कर लीजिए, ईमेल कर दीजिए, गेट स्टार्टेड, अपना फाइनेंशियल प्लान बनाएं और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की हेल्प से लेके आगे बढ़ें। लेकिन ये महोत्सव को यहीं मत रहने दीजिए कि आज ख़त्म हो गया 15 अगस्त 2022 में, ये ख़त्म नहीं हुआ। मैं मानता हूँ ये शुरुआत हुई है। 75 ईयर्स हो चुके हैं, हम 76th एनिवर्सरी यानी कि 76th सेलिब्रेशन आज कर रहे हैं, और अगले 25 साल आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो कैसा लगा आपको ये प्रेजेंटेशन, कैसी लगी ये बातें जो मैंने आपको 7 आइडियाज़ दिए हैं, 7 आइडियाज़ एक एक करके मैंने इजीली एक्सप्लेन किया ताकि इजी लैंग्वेज में आप समझ सकें इंपॉर्टेंस ऑफ SIP, importance of your planning for your retirement, planning for investing and creating wealth। सिर्फ अपना घर ही नहीं बनाना बल्कि अपने बच्चों के एजुकेशन, मैरिज को देखते हुए सभी चीज़ों को मैंने आसान बनाने की कोशिश की है इस वीडियो में, ताकि आज 15 अगस्त 2022 को जो हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, 75 ईयर्स पूरा हो चुके हैं और 76th एनिवर्सरी इंडिया की फाइनेंशियल फ्रीडम, इंडिया की फाइनेंशियल फ्रीडम को ही मना रहे हैं, मैं मानता हूँ। और अगले 25 साल आप भी मनाएंगे, अगले 25 साल का प्रोग्राम बनाइए ताकि अगला इंडिया शाइनिंग, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, मज़े करें और बिना सोचे, बिना टेंशन के, बिना इतने डाउट्स क्रिएट करें, एक फाइनेंशियल प्लानर से बात करें और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह से अगले 15, 20, 25 साल तक इस मौके का फ़ायदा उठाएं। जो आइडियाज़ मैंने आपको दिए हैं, एक एक आइडिया वो डीप रिसर्च से किया गया। पिछले एक हफ्ते में मैंने एक एक आइडिया के ऊपर डीप रिसर्च करके इसको कंपाइल किया है। कुछ चीज़ें सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पस हैं, कोई भी और मीनिंग नहीं है, कोई फंड का नाम अप एंड डाउन करने का कुछ भी मेरा तात्पर्य नहीं था, मेरा डिस्क्लेमर है, प्लीज़ उस पर ध्यान मत दीजिए। सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बहुत सारे फंड के नाम लिए हैं ताकि मैं एक्चुअली मैं बता सकूँ कि कैटेगरी ऑफ फंड्स, आप रैंकिंग मत देखिए कि ये फंड आज ऊपर चला गया, इसकी रिटर्न पिछले 2 साल से बहुत अच्छी आ रही है, इस साल भी इसी को लेते हैं, इस साल भी इसी को लेते हैं, नहीं होगा। वो रैंकिंग चेंज होगी ही होगी। और एक फाइनेंशियल प्लानर आपको अच्छे तरीके से बता सकेगा कि नहीं अब ये फंड नहीं। मेरे को लगा 1 साल समझने के लिए रेशियोज, अल्फा, बीटा, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, और आज भी मैं 2 से 4 घंटे प्रतिदिन लगाता हूँ समझने के लिए कि आज कि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन में डॉलर प्राइस क्या है, यूक्रेन रशिया वॉर क्या हो रहा है, और इधर चाइना ने कुछ किया, इधर ताइवान में कुछ हुआ, इधर श्रीलंका का क्राइसिस आया, इधर और क्या हुआ, ये सब समझने के बाद अगर मुझे ये बातें समझ में आती हैं और मैं माइक्रो लेवल पे समझ के, मैक्रो लेवल पे समझ के माइक्रो में लेके जाता हूँ, फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कौन सा देना है, 2 साल, 5 साल, 10 साल की कैटेगरी की गोल के लिए, रिस्क प्रोफाइल के लिए, क्लाइंट की साइकोलॉजी को समझते हुए
जैसे कि एक डॉक्टर नब्ज देख के बताता है कि ये वाली दवाई आप अगले 3 महीने लीजिए, अगर कोई रिएक्शन हुआ, नहीं फ़ायदा किया तो वापस आइए मेरे पास, 10 दिन के अंदर आ जाइए। इसी तरह से वो फंड चलेगा नहीं। लेकिन अपने आप गूगल सर्च करके मत करें, रिपीट कर रहा हूँ, और उसको किस्मत पे मत छोड़िए। अपने पूरे हाथों को, पूरी उंगलियों को बंद करके ये मुट्ठी बनाइए और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अपने हाथ में लीजिए। ये 7 आइडियाज़ मैंने दिए हैं आपको, ये 5 उंगलियों में इसको कैप्चर करें और एक फाइनेंशियल फ्रीडम इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की ताकत से इसको मल्टीफोल्ड करें और उस ताकत से आगे बढ़ें और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को आगे लेके चलें, जो कि आप आराम से कह सकें मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी SIP चल रही है, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट चल रही है, मेरी वेल्थ क्रिएशन चल रही है, मेरा EMI भी चल रहा है, मैं घर अपने में रह रहा हूँ और मेरे बच्चों के एजुकेशन मैरिज के लिए मैंने सोच लिया मेरा रिटायरमेंट सुनहरा है। मैं 100% सोच के चल रहा हूँ मुझे क्या करना है, और मेरा फाइनेंशियल प्लानर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लगातार मुझे बताता रहता है कि मार्केट अप डाउन से क्या करना है, कंटिन्यूसली सिप करनी है और आगे आने वाले टाइम में अगले 6 महीने साल में क्या होने वाला है। और मैं उससे बातचीत करके अपने सारे डर, अपनी सारी दुविधाएं उससे डिस्कस करके आगे बता पाता हूँ कि आगे चलने वाले टाइम में वो मुझे गाइड करता रहता है कंटिन्यूसली कि आगे बढ़ें, और इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है। और इस खुशियों के साथ अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव अपने लिए बनाए, ये मेरी एक कोशिश थी इस वीडियो के तहत। फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर और बहुत सारे वीडियो है मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल तारेश भाटिया पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं हूँ आपका दोस्त तारेश भाटिया, क्वालिफिकेशन से एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। जो मुझे ये नॉलेज, इन्फॉर्मेशन ये समझने के लिए, मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, मेरे को ये बातें करने के लिए इतने कॉन्फिडेंटली आपसे, वो CFP मेरे को हेल्प करता है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरी फर्म सेबी के साथ रजिस्टर्ड होने से मैं वो सब प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए और स्ट्रिक्ट एडहेरेंस, ट्रांसपेरेंसी यानी जो मैं कर रहा हूँ वो सामने नज़र आता है के साथ, गाइडेंस के साथ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ, रिस्क प्रोफाइल टेस्ट के साथ, लिखे हुए एग्रीमेंट के साथ, एक सुनियोजित ढंग से यानी फाइनेंशियल प्लान के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट्स क्लाइंट को करते हुए, ये मेरी सेबी के साथ RIA रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र फर्म मुझे हेल्प करती है। और फाइनली मैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम स्पेशलिस्ट हूँ। ये सभी आइडियाज़ को मैं अपने वीडियोज़, अपने अलग अलग फोरम्स के साथ ये बता पाता हूँ बहुत ही आसानी से कि फाइनेंशियली फ्री कैसे हुई, इसलिए मैं अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम स्पेशलिस्ट बोलता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियोस को सामने नोटिफिकेशन लाने के लिए ये दिए हुए लिंक से आप ज्वाइन करें यूट्यूब चैनल पे और मेरे साथ बने रहिए। अभी कमेंट्स में लिखें कैसा लगा, लाइक ज़रूर करें, और अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को भेजिए कि कुछ आइडियाज़ हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर तारेश ने भेजे हैं। कुछ 1 घंटे का वीडियो है, लेकिन ज़बरदस्त हिंदी में ईजिली एक्सप्लेन किया तारेश ने विद ग्राफिक्स एंड विद गुड एग्जाम्पल्स, जिससे कि समझ में आ जाता है कि गोल्स को कैसे करना है। और अगर आगे आप चलना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, वहाँ पे एक लिंक है कि फाइनेंशियल प्लान स्टार्ट करने के लिए क्या प्रोसेस है, 4 स्टेप प्रोसेस है, उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं भी करना तो ये वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ सके कि फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइस करते हुए और ये सारी चीज़ों को समझते हुए आप अपनी ताकत से आगे कैसे बढ़ सकते हो। विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टुडे 15 अगस्त 2022। मैं हूँ तारेश भाटिया और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो पूरा देखा। और नीचे कुछ गिफ्ट मैं आपको देख रहा हूँ जो मैंने आपको दे रहा हूँ, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, तो लिंक है नीचे, आप मेरे गिफ्ट्स ज़रूर लीजिएगा, फ्री गिफ्ट्स हैं। थैंक यू। और हाँ, मेरी बुक अगर आपने नहीं पढ़ी है, द रिचनेस प्रिंसिपल्स, ये लॉन्च हुई थी 2020 में जनवरी में और अमेज़न बेस्ट सेलर है, और इसमें 500 पेजेस की ये बुक है। इसमें मैंने ये इजीली एक्सप्लेन किया है कि पहले अपने मन को, माइंडसेट को क्लियर करें कि मैं चाहता क्या हूँ, और फिर कुछ स्किल्स से और कुछ टूल्स को यूज़ करते हुए हर चीज़ को जो आप चाहते हैं, जो अपने सपनों को चाहते हैं, वो कैसे आप धीरे धीरे पूरा कर सकते हैं। कुछ आइडियाज़ मैंने इस बात पे दिए हैं इस बुक में, और मेरी 5 साल की रिसर्च के बाद मैंने इस बुक में जो आइडियाज़ दिए हैं उसी के बेसिस पे मैं अपना कोर्स भी ला रहा हूँ आगे, जो ऑनलाइन कोर्स होगा और आपको इजीली बता पाएगा कि आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से कैसे आगे बढ़ सकते हैं और अपने हर गोल को, हर सपने को, हर ड्रीम को जो आपने लिखा है, जो आपको कई लोगों ने कहा है, जो आपकी वाइफ ने, आपके हस्बैंड ने, आपके बच्चों ने कहा है, आपके फादर ने कहा, मदर ने कहा, वो आप पूरा करना चाहते हैं, वो पूरा होगा। तो ज़रूर उस कोर्स का वेट कीजिएगा, वो जल्दी आ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। दिस इज तारेश, योर फाइनेंशियल फ्रीडम स्पेशलिस्ट।